गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो विशेषण का चल रहा है। इंग्लिश में इसको एडजेक्टिव बोला जाता है, ADJECTIVE, एडजेक्टिव। ठीक है ना। हमने आपको इसकी डेफिनेशन समझाई थी। डेफिनेशन के बाद हमने आपको बताया कि इसको 4 भागों में बांटा गया है, जिनमें से हम 2 भेदों के बारे में चर्चा कर रहे थे। ठीक है, उन 2 भेदों में से हमने संख्यावाचक विशेषण को पढ़ा था। संख्यावाचक विशेषण के भी हमने 2 भेद किए थे। पहला भेद निश्चित संख्यावाचक, ठीक है, निश्चित संख्यावाचक, और दूसरा भेद आपके सामने किया था अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है बच्चों, यानी इसके 2 भेद किए गए थे, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, निश्चित का मतलब जिनसे हमें निश्चित संख्या का बोध होगा वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे, और जिन शब्दों से हमें निश्चित संख्या का बोध नहीं होगा वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप था उसमें हम इनकी परिभाषा पढ़ रहे थे। तो आज हम उसी स्टेप को जारी करते हुए आपके सामने इनकी परिभाषा प्रस्तुत करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण को देखें तो इसकी परिभाषा बनती है, वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी जो शब्द हमें निश्चित संख्या का बोध कराएंगे वो शब्द आपके निश्चित संख्यावाचक विशेषण में जाएंगे। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल आता है, जैसे मैंने लिखा 2 बालक, ठीक है, या मैंने लिखा 40, या 40 हिंदी में लिख देता हूँ 40 या 40, है ना, 40 छात्र। ठीक है, अब हम देखें, बालक यहाँ पर आपका संज्ञा शब्द है, छात्र यहाँ पर आपका संज्ञा शब्द है। ठीक है, अब इन दोनों संज्ञा शब्दों की जो संख्या को बतलाने वाले शब्द आपके यहाँ पर आए हैं, एक तो आया है 2 और एक आया है 40, आया है ना। तो ये दोनों शब्द आपके क्या कहलाएंगे? ये आपके कहलाएंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि हम यहाँ पर संख्या को निश्चित बतला रहे हैं। संख्या में बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं है, बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि छात्र हैं वो 2 हैं, छात्र जो है वो 40 हैं, बालक जो है वो 2 हैं। तो ऐसी स्थिति में हम ऐसे शब्दों को जिनसे हमें निश्चित संख्या का बोध होगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि संख्यावाचक विशेषण को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए, संख्यावाचक विशेषण को मूल रूप से निम्न भागों में बांटा गया है। संख्यावाचक विशेषण के कौन कौन से भेद हैं? देखिए, नंबर 1 आता है आपका गणनावाचक, ठीक है। नंबर 2 में आपका आ जाता है क्रमवाचक, ठीक है। नंबर 3 में आपका आ जाता है आवृत्तिवाचक, फिर चौथा आपका आ जाता है समुच्चय बोधक। ठीक है, इसके बाद जो 5वां भेद आता है वो आपका आता है प्रत्येक वाचक। ठीक है,
तो इस तरह से इसके कुल कितने भेद हो गए? 5 भेद हो गए कि नहीं हुए? 5 भेद। देखिए, सबसे पहले गणनावाचक, आपको ये इसलिए बताए जा रहे हैं कि आपके समझ में आए कि निश्चित संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले आपका आ जाता है गणनावाचक, फिर उसके बाद आ जाता है क्रमवाचक, फिर आवृत्तिवाचक, फिर उसके बाद समुच्चयबोधक और उसके बाद प्रत्येक वाचक। ठीक है ना? अब आप बच्चों को इनके बारे में ना तो परिभाषा लिखनी है, केवल शब्दों को ध्यान रखना है। गणना के अंदर, काउंटिंग के अंदर आपको ध्यान रखना है जितने भी आपके नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, वो सारे के सारे गणना के अंदर आ जाते हैं। क्रम के अंदर आपको ध्यान रखना है पहला, दूसरा, यानी जिन शब्दों से हमको क्रम का बोध होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, तो जिन शब्दों से हमको क्रम का बोध होता है वो क्रमवाचक में आएंगे। तीसरा आपका है आवृत्तिवाचक। तो आवृत्तिवाचक में आपको ध्यान रखना है कि आवृत्ति के अंदर क्या होगा कि दुगुना, दोगुना, तिगुना, ये आवृत्ति को बताते हैं, है ना? आवृत्ति को बताएंगे, यानी कितनी बार हम रिपीट कर रहे हैं, 2 बार करिए, 3 बार कीजिए तो दुगनी, तिगुनी, चौगुनी, है ना? गुना करने वाली चीज़ जहाँ पर आएगी, है ना, वहाँ पर आपका आवृत्तिवाचक होगा। नेक्स्ट आपका समुच्चयबोधक, जहाँ हमें समूह का बोध होगा, जिन शब्दों से संख्या के समूह का बोध होगा वहाँ पर आपका समूहवाचक होगा समुच्चयबोधक। जैसे दोनों, तीनों, ठीक है ना, ये समूह का बोध करा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये समूह बोधक आएंगे, चारों, पाँचों, छठों। प्रत्येक वाचक में आपको प्रत्येक, हर एक, हर एक, इस तरह के जो शब्द मिलेंगे वो आपके किस में मिलेंगे? प्रत्येक वाचक में। तो इस तरह से हम देखें संख्यावाचक के कितने भेद हो गए? 5 भेद हो गए। जहाँ भी एक क्रम, अगर आपको गणना में क्रम मिल जाए तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। जैसे 1 बालक, 2 बालक, 3 बालक, 4 बालक। अगर आपको क्रम मिल जाए पहला बालक, दूसरा बालक, तीसरा बालक, अगर आपको ये मिल जाए कि दुगुनी रफ्तार से, तिगुनी रफ्तार से, चौगुनी रफ्तार से, तो आवृत्ति हो जाएगी। दोनों बालक इधर आए, तीनों बालक पढ़ें, तो ऐसे समुच्चय का बोध कराएगा। प्रत्येक बालक विद्यालय रोज आए, तो ऐसी स्थिति में प्रत्येकवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये संख्यावाचक के भेद हो जाते हैं। तो आपको एग्जाम्पल में ध्यान रखना है इन चीज़ों का। नेक्स्ट जो आता है, बचता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में अब इनके अलावा जो भी शब्द होंगे, जैसे मैंने लिखा, देखिए इसकी परिभाषा अगर लिखें तो परिभाषा बनती है। सबसे पहले परिभाषा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो देखिए बच्चों, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आपको क्या ध्यान रखना है? जैसा कि शब्द से ही पता लग रहा है कि जिसकी संख्या निश्चित नहीं हो वो अनिश्चित संख्यावाचक में आएगा। अब मैंने लिखा वे विशेषण शब्द जिनसे संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, यानी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण वे शब्द होंगे जिनसे हमें संख्या की निश्चितता का बोध ना हो। जैसे मैंने लिखा, आज लगभग 100 विद्यार्थी
विद्यार्थी उपस्थित थे। अब दूसरा, सैकड़ों कर्मचारी आंदोलन में शामिल थे। दोनों उदाहरण अगर आप देखें ध्यान से, आज लगभग 100 विद्यार्थी उपस्थित थे। इसका मतलब लगभग मैंने शब्द लगाया, अगर आप 100 से कंफ्यूज हो जाएं तो ये आपकी गलती है। लगभग शब्द जो है वो संदेह उत्पन्न कर रहा है कि गिनने वाले व्यक्ति को संदेह है कि 100 ही हो। निश्चितता का भाव नहीं है, अनिश्चितता का भाव है, क्योंकि वो निश्चित संख्या नहीं बतला रहा है, बल्कि वो कह रहा है लगभग 100 होंगे, यानी 100 के आंकड़े के आसपास होंगे। हो सकता है 99 हो, 99 हो, 98 हो, 95 हो, 96 हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो बच्चों की भीड़ को देखकर कह रहा है कि लगभग 100 बच्चे थे। दूसरी स्थिति में हम देखें, देखिए सैकड़ों कर्मचारी, यानी 100 से लेकर 3 डिजिट के जितने भी नंबर होते हैं उनको सैकड़ा पढ़ा जाता है। जिसको आप 100 पढ़ते हो उसको हिंदी में सैकड़ा पढ़ते हैं। तो यहाँ देखें सैकड़ों का मतलब सैकड़े कितने भी हो सकते हैं, 100 से लेकर 999 तक। इसके बीच में कोई भी नंबर हो सकता है कि कर्मचारी जो थे वो आंदोलन में कितने शामिल हुए, सैकड़ों की संख्या में थे। 100 भी हो सकते हैं, या 101 भी हो सकते हैं, 102 भी हो सकते हैं, या 200 भी हो सकते हैं। निश्चितता का भाव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों जो शब्द होंगे संख्यावाची, ये दोनों शब्द किस में जाएंगे, वो जाएंगे आपके अनिश्चित संख्यावाची विशेषण के अंदर। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट वेद जो आपका आता है वो तीसरे नंबर, चौथे नंबर देखिए। नेक्स्ट जो दो भेद आपके रह जाते हैं, तीसरे नंबर पर आपका आता है परिमाणवाचक, और चौथे नंबर पर आपका आता है, तीसरे नंबर पर आता है परिमाणवाचक विशेषण, और चौथे नंबर पर आपका लास्ट रह जाएगा सार्वनामिक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण को अगर अपन देखें गौर से, तो परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, क्या होती है इसकी परिभाषा, तो आप ध्यान से देखिए। जिन शब्दों से किसी संज्ञा, जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की या सर्वनाम की मात्रा संबंधी, मात्रा या नापतोल का नापतोल संबंधी विशेषता का बोध होता है, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, यानी जिनसे हमें किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की नाप तोल का पता लगता है, ठीक है, उनकी नाप का पता लगे या उनसे संबंधित तोल का या उनकी मात्रा का पता लगेगा, तो वो आपके किस में जाएंगे, परिमाणवाचक विशेषण के अंदर। जैसे हम देखें, उदाहरण देखें, 2 किलोग्राम मिर्च, ठीक है, या 3 मीटर कपड़ा, ठीक है, या 4 किमी या किलोमीटर, किमी सड़क,
ठीक है, या मैंने लिखा 4 लीटर दूध, ठीक है, या मैंने लिखा थोड़ा सा पानी, ठीक है, या मैंने लिखा लगभग 100-150 किमी सड़क। सौ 150 किलोग्राम गाजर। अब आप इन एग्जाम्पलों को ध्यान से देखें तो आपके समझ में आएगा। देखिए यहाँ मैंने नाउन को छांटे हैं तो नाउन शब्द ये निकल के आते हैं, है ना, यानी संज्ञा शब्द जो निकल के आते हैं वो ये शब्द निकल के आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इन सभी शब्दों की हम विशेषता किन यानी मात्रा से संबंधित विशेषता किससे बता रहे हैं। यहाँ मिर्च की जो मात्रा बता रहे हैं वो किलोग्राम में बता रहे हैं, यहाँ कपड़े को मीटर में बताया जा रहा है, सड़क को किलोमीटर में बताया जा रहा है, दूध को लीटर में बताया जा रहा है। अब पानी जो है वो थोड़ा सा है, मात्रा को ही बतला रहा है, कम या ज़्यादा मात्रा, थोड़ा, ठीक है। और यहाँ जो है वो गाजर की मात्रा को हम लगभग में प्रकट कर रहे हैं। तो ये दोनों वाक्य जो होंगे वो आपके अनिश्चित परिमाणवाचक में चले जाएंगे, जबकि जहाँ जहाँ आपको निश्चित मात्रा का पता लग रहा है वो निश्चित परिमाणवाचक में चले जाएंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि परिमाणवाचक के दो भेद होते हैं। एक भेद होता है आपका निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। अब आपको परिभाषा में भी कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं है, केवल एक ही चीज़ जोड़नी है कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण वहाँ होते हैं जहाँ हमें किसी भी चीज़ की निश्चित मात्रा का बोध होगा, और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण वहाँ होंगे जहाँ पर हमें निश्चित मात्रा का पता नहीं चलेगा। जैसे पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे उदाहरण में हम देखें तो ये चारों उदाहरण जो हमारे हैं वो निश्चित परिमाणवाचक के हैं, क्योंकि यहाँ हमें निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है। जबकि दूसरा, पांचवा और छठा जो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं उसमें लगभग और थोड़ा सा, इससे निश्चित मात्रा का बोध नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर कौन सा होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इन दोनों भेदों की परिभाषा आप स्वयं गठित करेंगे और इन 5 उदाहरण में से अपनी तरफ से कोई भी उदाहरण आप स्वयं लिखेंगे। नेक्स्ट भेद के बारे में बात करते हैं, उसको समझना बहुत आवश्यक है क्योंकि अधिकांश बच्चे उसमें ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो उसको आपको समझना है। लास्ट भेद आपका आता है सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण, ठीक है। लास्ट भेद है चौथा, सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक ठीक है। तो सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण के अंतर्गत हम क्या डालेंगे, तो आपको वो ध्यान रखना है। सार्वनामिक विशेषण के अंदर हम क्या डालते हैं, तो जो विशेषण, जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जो सार्वनामिक विशेषण या जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं,
ठीक है। पहचान के लिए भी आप लिख लीजिए पहचान। पहचानेंगे कैसे? तो पहचान के लिए लिखेंगे आप लोग सर्वनाम शब्द के साथ, सर्वनाम शब्द के साथ जब कोई संज्ञा शब्द, कोई संज्ञा शब्द आता है तो वहाँ सार्वनामिक विशेषण होता है। सार्वनामिक विशेषण होता है। यानी जब संज्ञा शब्द सर्वनाम के साथ आएगा तो ही सार्वनामिक विशेषण होगा। अगर नहीं आता है तो वो शब्द किस में जाएगा? वो शब्द आपका किस में जाएगा? किस में बच्चों? सर्वनाम में जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ आपके सामने दो, वह खेल रही है, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल लिखा, वह लड़की खेल रही है। अब दोनों उदाहरणों को अगर आप देखें ध्यान से तो एक में संज्ञा शब्द वह के साथ आया है और एक में नहीं आया। यहाँ पर वह के साथ कोई संज्ञा शब्द नहीं है, तो यहाँ जो वह शब्द का प्रयोग किया गया है वो आपका सर्वनाम होगा, ठीक है। और यहाँ वह के साथ हमने संज्ञा शब्द का प्रयोग किया है तो ये आपका सार्वनामिक विशेषण होगा। क्लियर बच्चों? सार्वनामिक विशेषण होगा। तो इस तरह से आपको पहचानना है। अब नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं इसके भेद कितने होते हैं। तो देखिए सार्वनामिक विशेषण के मूल रूप से 4 भेद होते हैं। सार्वनामिक विशेषण के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। यानी 4 प्रकार के सार्वनामिक विशेषण होते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। अब 4 कौन कौन से हैं? देखिए पहला भेद आपका आ जाता है कौन सा? पहला भेद है आपका निश्चित कर लो पहले, निश्चित या निश्चयवाचक। दूसरा भेद आपका आ जाता है अनिश्चयवाचक। तीसरा भेद आपका आ जाता है संबंधवाचक। ऊपर लिख रहा हूँ संबंधवाचक। और चौथा भेद आपका आ जाता है, वो आपका भेद आ जाता है प्रश्नवाचक। तो इस तरह से आपके सार्वनामिक विशेषण के 4 भेद होते हैं, ठीक है। इन चारों भेदों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा की जाएगी। तब तक आप लोग यहाँ तक अध्ययन करें, ठीक है बच्चों।